dear students, welcome back to your science class. How are you? I hope you all are very good at your home. So students, in our previous video we have discussed the NCERT text questions up to page number 46, and today we are going to take the question answers which are given on page number 49. Page number 49 का questions अब हम देखेंगे, and the first question there is ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे लास्ट शेल है जिसे कि हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी को ही डॉट और क्रॉस की फॉर्म में लगा देना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। हम सिंबल लिखेंगे Na का, डॉट लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया सोडियम का। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, क्योंकि 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 6 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस की फॉर्म में। नॉन मेटल को क्रॉस में ले लिया गया है और मेटल्स को डॉट में। आप चाहें तो दोनों में ही डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर NCERT टेक्स्ट बुक नॉन मेटल्स आर टेकन विद अ क्रॉस। अब यहाँ पे मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, सो इट इज़ 282। आप देखिए जो हमारा Na है, Na का एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 281। K शेल में 2, L शेल में 8, L शेल में, M शेल में 1। ओके, तो इसके लास्ट में आता है 1, इसीलिए हमने सोडियम का सिंबल लिखा और एक डॉट लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का बन गया। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए 6 L शेल में, तो इसके लास्ट में आ गए 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट हो गया O बना करके वी हैव 6 क्रॉस। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम इज 12 मीन्स 2 K शेल में, 8 L शेल में और 2 M शेल में। सो दिस इज वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए, तो हमने Mg बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाए। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव द सेकंड वन, एंड दैट इज शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। Na2O का फॉर्मेशन और MgO का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से दिखाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो बाय ड्राइंग। आप देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था 11, इलेक्ट्रॉन डॉट क्या था, ये सिंगल डॉट यहाँ बना दिया हमने। Na2, Na कितने हैं 2 हैं, तो हमने 2 बार Na लिखा, 2 बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन लिखा, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है, ये इधर पहुँच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा है, ये इधर पहुँच जाएगा। इन दिस वे जो वो ऑक्सीजन है, अब उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और सोडियम मेटल जो है हमारा, अब वो यहाँ एटम से आयन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। क्योंकि सोडियम 2 थे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है वो 1 ही था और वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इट विल बी कैरिंग -2 चार्ज Na2O। ओके, ये भी हम लिख सकते हैं। MgO देख लीजिए, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ। Na2O, तो 2 बार तो लिखिए Na, दोनों डॉट बता दीजिए उसके, प्लस O में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 उसको चाहिए 8 करने के लिए, तो ये 1 यहाँ पहुँचा, 1 यहाँ पहुँचा, इट विल फॉर्म Na प्लस, क्योंकि 2 थे Na, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और Cl आप वो सॉरी O, तो इट इज़ -2। ओके, इसको हम Na2O भी लिख देते हैं। MgO की अगर हम बात करें, तो MgO में 1 Mg है, 1 O है। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, हो गया इसका आराम से, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल गए। इट विल फॉर्म Mg +2 बना लेगा ये, और जो आपका O है वो 2 नेगेटिव ही यहाँ पर रहेगा। यही इसके आयंस हो गए। सो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन Na2O एंड MgO। कौन कौन से आयन है, अब आप देख लीजिए, कैटायन Na+ है, एनायन O2 नेगेटिव है Na2O में। MgO में आप देखेंगे तो कैटायन Mg+2 है और एनायन O2 नेगेटिव है। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पेज, एंड दैट इज व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? तो आई हैव टोल्ड यू दैट आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, जिसकी वजह से अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए, इसीलिए उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, नाउ वी विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइजेज। The first question is given on page number 56. So open page number 56 in your book. First question MCQ है, उसमें पूछा गया है आपसे which of the following will give displacement. Displacement किसका होगा? Activity series के according. We have the first NaCl and copper.
Na तो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ तो नहीं होगा। MgCl2 फ्रॉम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ भी नहीं होगा। आयरन सल्फेट फ्रॉम सिल्वर, सिल्वर भी लेस रिएक्टिव है, तो नहीं होगा। AgNO3 फ्रॉम कॉपर, तो कॉपर हम क्या करेंगे, हम मेटल को देख लेंगे जो एलिमेंट है वो कौन सा है। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है सॉल्ट के मेटल से तो डिस्प्लेस नहीं होगा, और अगर लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस होगा, लेकिन अगर लेस रिएक्टिव है तो नहीं होगा। तो हेयर वी आर सीइंग कि AgNO3 और कॉपर, तो जो AgNO3 है वो एक Ag से बना हुआ है, Ag मेटल सिल्वर से बना है, और सिल्वर में आपने कॉपर डाला तो कॉपर आसानी से सिल्वर को डिस्प्लेस कर लेगा, इट विल फॉर्म CuNO3, और आपका जो Ag है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ लास्ट में होगा, एंड दैट इज D। ओके, वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, क्योंकि सेकंड हमारे सिलेबस में नहीं है कोरोजन, तो हम वो नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड देता है, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो वो क्या करता है, पानी में सोल्यूबल है, और कौन सा होगा वो। अब आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन हमें गिवन है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। अब आप देखिए जो कार्बन होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, आयरन नहीं है, तो इनके जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे होंगे। सो द आंसर विल बी A एंड B, दैट इज A एंड दैट इज कैल्शियम। इसका आंसर होगा कैल्शियम, A कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ भी हमारा कोरोजन का नहीं आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, वायर, स्विच। ए पार्ट है उसमें, हाउ विड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन। आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, और उसमें आपको कुछ सैम्पल्स दिए हैं मेटल नॉन मेटल के, और उसमें आपको कुछ चीज़ें भी दी गई हैं जिससे आपको टेस्ट करके बताना है कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल। आपको हैमर दिया है, हथौड़ा, तो हैमर से हम क्या कर सकते हैं, मेलिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, भाई क्या कौन सी शीट्स बना सकते हैं, किस में आवाज़ आ सकती है, सोनोरिटी चेक कर सकते हैं। तो हम हैमर करेंगे सारी चीज़ों पर, जिनमें आवाज़ आएगी वो मेटल्स हैं, जिनमें आवाज़ नहीं आएगी वो नॉन मेटल्स हैं, जिनकी शीट्स बन जाएंगी वो मेटल्स हैं, जिनकी नहीं बनेंगी वो नॉन मेटल्स है। सेम वे जो वायर्स वगैरह दे रखी है उनसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, बल्ब लगाएंगे। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है मेटल, कुछ एक सैंपल के डालने पे, तो वो मेटल है। अगर बल्ब नहीं ग्लो कर रहा तो वो नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव assess the usefulness of these tests and distinguish between metal and non metal। ये क्या होता है, क्या असेसमेंट, कैसे ये नॉन मेटल और मेटल को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। आपको पता है हमने देखा सब चीज़, सोनोरिटी, मेलिएबिलिटी, ये सारे टेस्ट करके ही हम बता पाते हैं कि भाई मेटल अच्छा, मतलब मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंसेस है। तो ये टेस्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, यही इनकी यूटिलिटी है, ये इनकी एक्सेसिबिलिटी है कि ये हमें आसानी से ये बता देते हैं कौन सी चीज़ मेटल कौन सी नॉन मेटल। अगर सोनोरिटी ना होती मेटल्स में तो क्यों हैमर करने पे वो अलग डिस्टिंग्विश हो जाते, तो इसीलिए ये टेस्ट हमें हेल्पफुल होते हैं इन चीज़ों में डिफरेंस करने के लिए। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन दैट इज गिवन ऑन द सेम पेज, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट। Next question on that page is, what are amphoteric oxides? Give examples of amphoteric oxide. तो I have told you, so you have to write this answer from the notes. आपको पता है amphoteric oxides कौन सी होती हैं? I'll explain. Amphoteric oxides are those oxides which react with acids as well as with the base, जैसे कि ZNO और Al2O3 होती हैं। तो आपको ये वाली चीज़ जो है you have to write from the notes, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे definition लिखा दी है amphoteric oxides की, reactions भी लिखा दी है, so you can write from there. Okay, now we have the 7th question on the same page, and that is, name 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। आपको 2 ऐसे मेटल बताने हैं जो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब रिएक्ट कर जाते हैं एसिड से, और 2 ऐसे बताने हैं जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते। तो आपको पता है हाइड्रोजन जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है हमारी, रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारी क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वी हैव दैट लेड के बाद हाइड्रोजन है, फिर है कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारी चलती है। ओके, तो आप देखिए जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे है तो वो नहीं करेगा। कोई भी 2 यहाँ से लिख दीजिए आप, कोई भी 2 वहाँ से लिख दीजिए। ओके, सो आई हैव रिटन Mg and Ca, आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं।
तो मैग्नीशियम और कैल्शियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, वेयर एज सिल्वर एंड कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ओके, वी हैव द 9th क्वेश्चन एंड दैट इज द, क्योंकि 8th क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, वो डिलीटेड पोर्शन है हमारा। 9th क्वेश्चन है, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर इन अ स्पैचुला एंड हीटिंग इट। प्रत्यूष ने क्या किया, सल्फर लिया और भाई सल्फर को हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब भी कभी किसी चीज़ को हीट करते हैं उसका ऑक्साइड बनता है, इन्होंने सल्फर को करा तो यहाँ पे बन गया सल्फर डाइऑक्साइड्स। ओके, ये गैस लिबरेट हो गई। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट गैस ऑन ड्राई लिटमस। अब आपको पता है ड्राई लिटमस है, ड्राई गैस है, तो देयर विल बी नो इफेक्ट। वैसे तो SO2 जो है हमारी वो एसिडिक नेचर की है, ब्लू लिटमस को रेड करना चाहिए था, बट लिटमस शुड बी मॉइस्ट, वो मॉइस्ट है नहीं, तो इसीलिए क्या होगा वहाँ पे देयर विल बी नो रिएक्शन ऑन ड्राई लिटमस। अगर आप बात करें मॉइस्ट लिटमस की, तो जो मॉइस्ट ब्लू लिटमस होगा दैट विल बी टर्निंग इनटू द रेड, क्योंकि SO2 क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, SO2 प्लस वाटर, जब इस ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2SO3 एक्वस फॉर्म में बन जाता है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेगा वो, वहाँ पर आपका एसिडिक बिहेवियर शो होगा एंड ब्लू लिटमस विल बी टर्निंग इनटू रेड। ओके, वी हैव 11th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज What type of oxides are formed when non-metals react with oxygen? जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनती है। ओके, सारी की सारी एसिडिक होती हैं, बट फ्यू ऑफ देम लाइक वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दे आर न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन। पहला क्वेश्चन पूछा है उसमें प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी क्यों बनाते हैं। बिकॉज ज्वेलरी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्शन कर रहे हैं, कोरोजन कम होगा उन पे, और हाईली रस्टरस है, बहुत अच्छी शाइन है उनमें, ज्वेलरी पहन करके अच्छी लगेगी, शाइनी लगेगी, तो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई सोडियम इमर्स्ड केप्ट इमर्स्ड इन वाटर। सोडियम पोटेशियम पहले भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, टू कट द सप्लाई ऑफ एयर, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, दे बर्न इन एयर। थर्ड वन इज, व्हाई एल्यूमिनियम यूज इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो एल्यूमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल्स में बर्तन खाने के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम वैसे तो बहुत रिएक्टिव है, बट द कोरोजन जो होता है एल्यूमिनियम का दैट इज प्रोटेक्टिव, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और फर्दर जो एल्यूमिनियम होता है ना वो ख़राब नहीं होता है उससे। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द 13th क्वेश्चन। यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल। टार्निश्ड कॉपर वेसल कौन सा होता है, डल कॉपर वेसल्स जिसमें कोरोजन हो गया है, उस पर हम नींबू वगैरह या खट्टी चीज़ों से साफ़ करते हैं। क्यों, क्योंकि खट्टी चीज़ों में एसिड्स होते हैं, और एसिड्स जब मेटल की इन लेयर्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनको डिसॉल्व कर लेते हैं अपने साथ, और हमारा जो मेटल है, जो यूटेंसिल है, जो आर्टिकल है, वो क्लीन हो जाता है, शाइन करने लगता है दोबारा से। ओके, 14th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। आपको मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस करना है केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो मैंने आपको बताया था मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक या न्यूट्रल बनाते हैं। मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते। मेटल्स जो होते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं एसिड्स के साथ, और नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते। सो दीज आर द differences of metals with non-metal. Now we will take the last two questions, the question number 15, and that is द मैन वेंट टू डोर एज अ गोल्ड स्मिथ। एक आदमी था, वो गोल्ड स्मिथ की तरह घर घर गया और उसने कहा किसी को भी अपनी अगर ख़राब डल ज्वेलरी चमकवानी है तो आप मेरे से चमकवा सकते हो। तो जब उसने ये सब बोला तो एक लेडी थी वहाँ पे, उसने अपने 2 बैंगल्स जो थे उस गोल्ड स्मिथ मतलब जो पर्सन था उसको दे दिए। उसने एक सोल्यूशन सा लिया, उस सोल्यूशन में डिप करे और जब निकाले तो मैजिक की तरह वो चमकदार बैंगल्स निकले। वो लेडी जो थी बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने उन बैंगल्स को लिया तो उसको लगा कि उन बैंगल्स का वेट जो है वो कम हो गया, वो पहले भारी थे अब हल्के फील कर रहे हैं। तो आपको एज अ स्पाई, एज अ डिटेक्टिव रोल प्ले करना है और बताना है कि कौन सा सोल्यूशन उसने ऐसा यूज़ किया जिससे गोल्ड का मास जो है वहाँ पर गोल्ड का वेट जो है वो कम हो गया। सो द मैन मस्ट हैव यूज्ड एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है? एक्वारीजिया एक मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का, जिसमें 3 पार्ट्स HCl लिए जाते हैं, 1 HNO3। उससे क्या हो जाता है, दैट इज़ द सोल्यूशन या एसिड होता है वो जो डिसॉल्व कर लेता है सारे के सारे आपके जो मेटल्स होते हैं उनको। इवन आपने देखा रिएक्शन नहीं करते हैं सिल्वर और कॉपर इसके साथ, बट ये यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो ऐसा सोल्यूशन बनके तैयार हो जाता है एसिड का जो डिसॉल्व कर लेता है गोल्ड सिल्वर को भी। तो उसने क्लीन कर दिया, तो
जो लेयर थी वो तो डिजोल्व हुई, उसके साथ साथ गोल्ड भी डिजोल्व हो गया, इसलिए वो ऑर्नामेंट्स हल्के हो गए. ओके, दस बैंगल्स स्पार्कल एंड वेट रिड्यूस. Our last question is, give reason why copper is used to make hot water tank and hot steel alloy of iron. इन मतलब स्टील की जगह कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं हॉट वाटर टैंक्स में, पानी गर्म करने के जो इंडस्ट्रीज़ में टैंक्स होते हैं? इसलिए क्योंकि कॉपर एक तो हीटिंग पे बर्न नहीं करता, कितना भी हीट कर लो उसको ब्लैक पड़ जाएगा, CuO बना लेगा, बट कभी भी जलेगा नहीं. दूसरा, इट डजंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, किसी भी टेम्परेचर पे वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, कोरोजन नहीं करता. सो दैट्स वाई दैट इज यूज्ड इन दिस वे. ओके, नाउ your NCERT questions of chapter 3 have been completed. In our next video we will cover next chapter, so write these question answers in your fair notebook. Have a very wonderful day.